So today we are starting with our मॉडर्न हिस्ट्री मॉड्यूल। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? वो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। से पहले हमने हमारी एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली स्टोरी वाइज तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरीके से बढ़ेंगे, तो शुरू के 2-3 मिनट आपके लेना चाहूँगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि क्या हमारा पैटर्न रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से क्या फ्लो मेंटेन होगा। ठीक है, कौन से टॉपिक्स का सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो जो पार्ट 1 है, जो हमारा आज का एजेंडा है, दैट इज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया, किस तरीके से इंडिया को कब्जाया, उसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो कि हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी इंडिया में आई। इसका पार्ट 2 जो है, दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे, उनको किस तरीके से कब्जा किया, इसमें हम मेनली ब्रिटिश के वॉर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा बनाना शुरू किया। देन उसके बाद हम ब्रिटिशर्स की कुछ डॉक्ट्राइंस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जो उस टाइम पे क्या क्या इन्होंने डिसीजंस लिए थे इंडिया में अपना होल्ड बनाने के लिए। देन उसके बाद जब इंडिया में इनका होल्ड बन गया, उसके बाद क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर, क्या एडमिनिस्ट्रेशन बना इंडिया का, इसमें हम कुछ क्या पढ़ेंगे, कुछ रूल्स, इसमें हम कुछ एक्ट्स इसमें हम पढ़ेंगे। देन वी विल सी द कल्चरल एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। उसके बाद कुछ इंडिया में जो मॉडर्न एजुकेशन के रिफॉर्म्स हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, एनलाइटेंड इंडियंस हुए, सोशल रिफॉर्म्स बने, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जो ब्रिटिशर्स ने कुछ अदर रिफॉर्म्स किए, प्रेस, सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म इंडिया में हुआ। देन उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी किस तरीके की थी। ठीक है, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से ब्रिटिशर्स रन करते थे। देन इकोनॉमिक पॉलिसी इस किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पे इम्पैक्ट हुआ। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी इंडिया ने रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया कॉलोनाइजेशन का। एक तो इसका ट्रेडिशनल रिवोल्ट्स हम पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे मॉडर्न रिस्पॉन्स, जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो चलने वाला है। इसी सीक्वेंस को हम मेजॉरिटी दिमाग में रख के फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट्स कम बैक टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द पार्ट 1 ऑफ आर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फतेह करना। ठीक है, जीतना, किसी एरिया को जीतना। तो उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इंडिया में यूरोपियंस आए कैसे, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन कौन सी पावर्स इंडिया में आके उन्होंने अपने क्या क्या सेटअप्स बनाए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा कि ब्रिटिशर आए और ये सब चीज़ें हुआ, नहीं। हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें इंटरेस्ट अपना बना पाएंगे कि हुआ क्यों, क्यों ये इंडिया में ब्रिटिशर्स आए। जैसे मिडीवल में हमने किया था कि क्यों बाहर के मंगोलियंस, आपके अफगान, आपके रूलर्स इंडिया में क्यों आ रहे थे। सेम यूरोपियंस के साथ भी है। सबसे पहला रीज़न, ट्रेड को देखते हुए ये चीज़ें हुई, क्योंकि जो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 15 सेंचुरी के बीच में है, उसके बीच में हमारा जो ट्रेड है, जो वर्ल्ड का ट्रेड है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। ट्रेड इन द सेंस कि बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस शुरू हुए। एक्सप्लोरेशन मतलब बहुत सारे जो एक्सप्लोरर्स हैं वो निकले दुनिया के दूसरे दूसरे कोनों में, और उन्होंने नए नए एरियाज का डिस्कवरी करनी शुरू कर दी। तो अरेबियन सी से रेड सी से सुयाज, ठीक है, जिसको आज की डेट में आप सुएज कैनाल भी कहते हो, 1869 में ऑफिशियली इसको खोला गया था, बट इससे पहले भी ये रूट डिस्कवरी में था। ठीक है, फर्स्ट टू 15 सेंचुरी में भी ये वाला रूट आपका यूज होता था। ये मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है रेस्ट ऑफ द यूरोप से। ठीक है ना, ये रहा आपका, ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, दैट इज योर सुएज कैनाल वाला रास्ता। ठीक है, सो ये उस सेंचुरी में भी खुला था। 1453 में उस टाइम पे टर्किश एम्पायर यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट था। ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी पावर में अपनी जगह को होल्ड करके रख रहा था। 1453 में ऑटोमन एम्पायर अबैंडन्ड ट्रेड ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, ट्रेड यूरोपियंस ने इस एम्पायर की वजह से अपना क्या किया, ट्रेड को अबैंडन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एम्पायर जो था काफी खूंखार भी था, और यहाँ से जो भी ट्रेड के शिप्स निकलते हैं उनके ऊपर अटैक भी ये लोग करते थे। तो इस रूट से ना जाते हुए यूरोपियन पावर्स ने क्या सोचा कि अब हमें कोई दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा रूट क्या हुआ, 1486 में डियाज लिस्बन पोर्चुगल से सर्च पे निकले एक दूसरा रूट ढूंढने के लिए। पहला रूट तो बड़ा सिंपल है, यूरोप से आप जाओ, सुएज कैनाल से इंडिया की तरफ पहुंच जाओ। बट जो पोर्चुगल है, यहाँ से डियाज ने देखा कि भाई ऑटोमन एम्पायर हमें बिल्कुल भी ढंग से ट्रेड नहीं करने दे रहा है, हमारी ट्रेड में बाधा डाल रहा है, तो हमें दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा।
दूसरे रूट के लिए ये भाई साहब पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भाई साहब इंडिया की तरफ पहुंचे, बट स्टॉप्ड इन दी साउथ अफ्रीका कोस्ट ड्यू टू दी सिंकिंग शिप्स। यहाँ पे शिप्स जो है काफी ज्यादा सिंक कर रही थी, तो ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है, इसको केप ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। लेटर किंग चेंज द नेम टू केप ऑफ गुड होप। सो केप ऑफ गुड होप इसका नाम बाद में वहां के राजा ने चेंज किया। फिर उसके बाद 1492 में स्पेनिश स्पॉन्सर्ड इटालियन सेलर क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, स्पेन ने स्पॉन्सर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस को, और इसको भेजा इन्होंने वेस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये यहाँ से निकला और वेस्ट की डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया एंड सर्च्ड दी अमेरिका, और इसने पूरा ये जो नॉर्थ अमेरिका का ये जो कॉन्टिनेंट है इसको अच्छे से सर्च किया। एंड इन 1502 अमेरिगो वेस्पूची डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची इन 1502 इन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की, और इनके नाम पे ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नाम भी रखा गया है। अब अब क्या हो रहा था हिस्ट्री में, नए सी रूट्स डेवलप होने की कोशिश हो रही थी, और कुछ हद तक नए सी रूट्स डेवलप भी हुए थे। ठीक है, जिसमें से 20 May 1498 में वेस्को डिगामा विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट कांजी मलम रीच्ड मेडागास्कर। ठीक है, वेस्को डिगामा भी यहीं से निकला। ठीक है, यहाँ से निकल के ये इटली से निकला, और यहाँ से पूरा पहुंचा ये कहाँ पर, ये पहुंचा मेडागास्कर। केप ऑफ गुड होप ने पार किया, जो रास्ता डियाज ने बताया था। इससे केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके मेडागास्कर आइलैंड, ये है यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड, ये पहुंच गया। और वहां पे इसकी हेल्प किसने की, वहाँ के लोकल एक गुजराती मर्चेंट ने, जिनका नाम था कांजी मलम। एंड देन ही रीच्ड कैलिकट विच इज कोझिकोड इन केरला। यहाँ से ऊपर इस डायरेक्शन में गया, और कैलिकट को कोलकाता मत समझ लेना, कैलिकट वॉज द एंशियंट नेम फॉर कोझिकोड केरला। ये केरला पे पहुंचा। ठीक है, केरला के कोस्टल एरिया में वेस्को डिगामा ने अपनी इंडिया में एंट्री मारी। सम सेज इब्न माजिद हेल्प्ड वास्को रीच्ड इंडिया। और यहाँ पे किसने इसको ग्रीट किया वास्को डिगामा को, मैंने आपको विजयनगर एम्पायर में भी बताया था। वास्को डिगामा को वहाँ के कोचिन के जो कोझिकोड के जो लोकल रूलर हैं जैमोरिन, उन्होंने इनको ग्रीट किया। और उस टाइम पे विजयनगर रूल वहां पर चल रहा था डेक्कन में। विजयनगर के टाइम में नरसिम्हा, ठीक है, सलूवा डायनेस्टी के नरसिम्हा का राज वहां पर चल रहा था। वास्को डिगामा को क्या बोला गया कि आप स्पाइसेस में अपनी ट्रेड अच्छे से कर सकते हो। वास्को अर्नड ओवर 60 टाइम्स प्रॉफिट। यहाँ पे स्पाइसेस को उसको 60 टाइम प्रॉफिट मिला। स्पाइसेस ये लेके गया, वापस अपना लेके आया स्पेन में। केम थ्राइस, इसे 3 चक्कर मारे, और कोचिन में इनकी 1524 में डेथ हो गई। तो वेस्को डिगामा ने अब इंडिया में एंट्री मार ली 1498 में। आप मुझे बताओगे कि 1498 के आसपास पूरे इंडिया का बादशाह कौन था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। पूरे इंडिया का बादशाह उस टाइम इंडिया में किस डायनेस्टी का रूल चल रहा था नॉर्थ में, ये भी आप मुझे बताओगे। तो यहाँ तक जो अभी हिस्ट्री हमारी चल रही है, कोई मेजर पावर निकल के कौन सी आई है, पोर्चुगीज पावर ही निकल के आई है पहली। वास्को डिगामा पोर्चुगल से निकल के आया और कोचिन में आके सेटल हुआ, बट अभी तक जो मोटिव है दैट इज ओनली ट्रेड। यहाँ पे कोई सेटलमेंट बनाने का मोटिव अभी तक हमारे लिए क्लियर नहीं है। बट जब वास्को डिगामा ने इंडिया का डिस्क्रिप्शन पोर्चुगीज रूलर को आके दिया, वहां पे इतना देखा कि इतना वेल्थ है, इतनी स्पाइसेस है, इतना कुछ ट्रेड है, तो वहां पे अब जिज्ञासा शुरू हुई कि नहीं, हम इंडिया में भी अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से इंडिया में यूरोपियंस की एंट्री होनी शुरू हुई। तो पहला जो हमारी मेजर पावर जो इंडिया में आई दैट इज योर पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज जो है इंडिया में सबसे पहले यूरोपियन बने जो इंडिया में आए। पोर्चुगीज के बारे में, या फिर मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि जितने भी हम यूरोपियन पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके आपको 4 मेजर हेड्स देखने हैं। कौन से, पहला तो उनकी सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे थी। सेटलमेंट का मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप की। और उस टाइम पे फैक्ट्री इस तरीके की कन्वेंशनल फैक्ट्री नहीं होती थी, एक तरीके का पूरा फोर्ट होता था, किला जिसको कहते हैं ना, फोर्टिफाइड एरिया होता था, उसको फैक्ट्री कहा जाता था। वहाँ पे ये फैक्ट्री से रिलेटेड काम भी करते थे, और किलाबंदी भी होती थी, वहाँ पे आर्मी वगैरह सब मेंटेन्ड रहती थी। तो फैक्ट्री वर्ड इन दोज टाइम्स रेफर्स टू फोर्ट ऑल्सो। ठीक है, फिर इन्होंने इंडिया में कंट्रीब्यूट किस चीज का किया, क्या नई चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस करी, दूसरी चीज ये। थर्ड, कि यहाँ पे उस टाइम कौन कौन से गवर्नर रहे हैं इन पावर्स के। एंड फोर्थ, व्हाट वाज देयर रीजन ऑफ डिक्लाइन। तो एक एक करके अब हम अपनी यूरोपियन पावर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला जो हमारी यूरोपियन पावर है दैट इज दी पोर्चुगीज। पोर्चुगीज का जो टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1961, आज़ादी के भी लगभग 10-12 साल बाद भी 1961 में पोर्चुगीज इंडिया छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो 1500 में एस्टोडा डा इंडिया नाम से पोर्चुगीज कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए ओपन हुई। 1500 में ये इंडिया में आए, 1500 में इंडिया में आए।
ठीक है। एंड पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? द फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेट अप इन कोचिन एंड दे वर द लास्ट टू गो आउट ऑफ इंडिया। दे वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। तो इनकी जो कैपिटल है वो 1530 में इन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बनाई। गोवा से अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे और अर्लियर कैपिटल इनकी कोचीन हुआ करती थी, जहाँ पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री भी बनाई हुई थी। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब समझ गए होंगे अब आप, थोड़ा सा फोर्टिफाइड एरिया भी उसको माना जाता था। और कौन कौन सी लोकेशंस थी जहाँ पे पोर्चुगीज ने फैक्ट्री खोली? भावनगर में खोली, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा गुजरात के एरिया में आ जाता है। सूरत में खोली, गुजरात है। मुंबई में, बॉम्बे में खोली, बैसीन में खोली, सालसेट में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। देन कन्नूर में बनाई, कैलिकट में बनाई एंड कोचीन। और यहाँ से चेन्नई के एरिया में सेंट थॉमस में, और वेस्ट बंगाल में हुगली एंड बांग्लादेश में चिटागोंग में इन्होंने मतलब पूरा वेस्टर्न कोस्ट और लगभग थोड़ा बहुत ईस्टर्न कोस्ट कवर करने की कोशिश पोर्चुगीज ने यहाँ पे की थी। सबसे पहली मेजर पावर जो निकल के इंडिया में आई ब्रिटिशर से पहले, वो पोर्चुगीज को ही माना जाता था। अब पोर्चुगीज के कौन कौन से हमारे गवर्नर्स हैं? गवर्नर मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, इतना बड़ा आपने सेटअप यहाँ पे लगा दिया, सेटलमेंट शुरू कर दी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कोई ना कोई तो लोग चाहिए। तो उनको उस टाइम पे गवर्नर कहा जाता था। ये वर्ड मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। सो पोर्चुगीज गवर्नर कौन कौन रहे हैं? फेमस फेमस पहला रहा है जिस इस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, 1505 में इसको पोर्चुगीज गवर्नर बनाया गया इंडिया में, इंडिया के लिए। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये टोल लगाता था शिप्स को अरेबियन सी में उतारने के लिए। ठीक है, आपकी अरेबियन सी यहाँ पे है, तो शिप्स, जो भी शिप अरेबियन सी में जाएगी या अरेबियन सी से आएगी, उन शिप्स को टोल देना पड़ता था। बेसिकली ट्रेड करने के लिए टैक्स जो है वो किसी बंदे ने पहली बार लगाया था। सेकंड गवर्नर कौन था? अल्फोंसो डी एल्बरक्यूकी। ठीक है, इन 1509 ही वाज द सेकंड गवर्नर। और इन्होंने पॉलिसी कौन सी दी थी? पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अब देखो, यहां तक पहले गवर्नर तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही था प्रायोरिटी, ट्रेड वाज द ओनली प्रायोरिटी। बट सेकंड गवर्नर तक आते आते अब आप देख रहे हो कि इंपीरियलिज्म का थॉट आ चुका है। इज इंपीरियलिज्म कि हमें अब कैप्चर करनी है टेरिटरी और अपना एरिया एक्सपैंड करना है, लोगों को अपना गुलाम बनाना है। तो पोर्चुगीज की यहाँ से ये जो इंपीरियलिज्म का थॉट है ना, यहीं कहीं ना कहीं यहीं से ही ओरिजिनेट हुआ है। 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया फ्रॉम बीजापुर सुल्तान आदिल शाही। आदिल शाही सुल्तान कौन? जो बहामनी किंगडम में हमने पढ़ा था ना, बहामनी किंगडम में पढ़ा था, वहां के किंगडम से गोवा छीना इन्होंने, वहां से लड़ाइयां करी गोवा छीन के। अब ये सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं थे, अब इनको रूल भी करना था, जिसके लिए आपको और लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। थर्ड गवर्नर वाज नीनो डी कुनिया इन द ईयर 1529। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू गोवा। इनकी कैपिटल पहले कोचिन में थी, देन कोचिन से गोवा इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की। इन 1534 ही एक्वायर्ड ड्यू एंड बसाइन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। देख रहे हो, एनेक्शर, एनेक्स करने की पॉलिसी बढ़नी शुरू हो गई है। एनेक्स करने का मतलब कब्जे करने की। अब यहाँ पे पोर्चुगीज ने क्या किया? लोकल रूलर से उनका एरिया हथियाना शुरू कर दिया। एंड द फोर्थ गवर्नर वाज अल्फोंसो डी सूजा इन द ईयर 1538। 1540 में सेंट फ्रांसिस जेवियर को इन्होंने इंडिया में बुलाया। सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन है? ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिश्चियन प्रोपोगेटर। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते थे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाते थे, और यूरोप में इनका काफ़ी फेमस नाम था। इंडिया में पहली बार इनको पोर्चुगीज ने ही बुलाया कि भैया इंडिया में भी आके क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस कर दो। तो भक्ति सूफी मूवमेंट तक तो हमने बहुत सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा, हिंदुइज्म के बहुत सारे स्कूल पढ़े, सूफीज्म के बारे में पढ़ा, इस्लाम के बारे में पढ़ा, जैनिज्म भी चल रहा है, बुद्धिज्म भी चल रहा है। अब क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई है। ही अलोन कन्वर्टेड 7 लाख इंटू क्रिश्चियन। तमिलनाडु और केरला के एरिया में 7 लाख लोगों को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया। ठीक है, और इनका जो मम्मी बना हुआ है भैया, ये गोवा में है, गोवा में इनके चर्चेज हैं। तो अगर आप कभी गोवा विजिट करो या उन एरियाज में जाओ, केरला में, पौंडीचेरी वगैरह जाओ, तमिलनाडु जाओ, तो वहाँ पे आपको क्रिश्चियन स्पीकिंग पॉपुलेशन या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन आज भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा चंक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री हमें पढ़नी होती है। अब ये हमने पोर्चुगीज गवर्नर के बारे में पढ़ा। अब जो पोर्चुगीज आए हैं, ये नई यूरोपियन पावर आई है, तो कुछ ना कुछ तो नया लेके आएगी इंडिया में। तो इंडिया ने क्या, इंडिया में इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोटैटो, क्या आलू इंट्रोड्यूस किया उस एरिया में, टमाटर टोमेटो इंट्रोड्यूस किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो किया टोबैको, तंबाकू। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस्ड मेज, इन्होंने मेज बनाया, ब्लैक पेपर और कुछ और चीज़ें भी, जैसे पपाया, पाइनएप्पल, कैश्यू नट्स, ये सब इन्हीं की ही देन मानी जाती है।
देन मतलब यहाँ पे इन्होंने इसकी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसकी ग्रोथ करनी स्टार्ट की और फिर वहाँ पे लोग सीख गए कि इन चीज़ों को कैसे उगाना है। और क्या-क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं पोर्चुगीज़ ने इंडिया में? दे इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहाँ पे बुक्स प्रिंट होती हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रिंट प्रिंट होता है, एक्चुअल पेपर के ऊपर प्रिंट होती है कोई चीज़, उसको प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में सेटअप की गई इन गोवा टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड टेक्स्ट, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाले लिटरेचर को छापा जाता था। पहली बुक जो प्रिंट की गई इंडिया में पहली बुक जो प्रिंट की गई वो है सेंट पीटर चरिता। ये आप सामने जो बुक देख रहे हो, सेंट पीटर चरिता, ये क्या है? ये बाइबल है, ये बाइबल है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में। एंड द फर्स्ट तेलुगु बुक प्रिंटेड इन इंडिया वॉज बाइबल, ठीक है। पहली तेलुगु बुक इंडिया में कौन सी प्रिंट हुई? वो बाइबल प्रिंट हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो है वो मराठी लैंग्वेज में छापी गई थी, विच वॉज सेंट पीटर चरिता, और पहली तेलुगु बुक वॉज बाइबल। दोनों अलग अलग फैक्ट्स हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना एरिया होने के बाद, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? पोर्चुगीज का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था कि देखो, ओवर 100 ईयर्स, 100 साल तक, मतलब अराउंड 1600 के आसपास तक, ये 1500 में इंडिया में आए थे, 1500 से लेके ऑलमोस्ट 1600 तक कोई भी इनको हटाने वाला नहीं था। तो इन्होंने कंप्लीट 100 साल की मोनोपोली एंजॉय करी है इंडिया के अंदर। 1540 में मलक्का, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है आज की डेट में, वो मलक्का इनके हाथ से निकल गया, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है ये। इसके डच डच कहाँ के लोग होते हैं? नेदरलैंड्स के लोग होते हैं। वहाँ से इन्होंने मलक्का स्ट्रेट हार गए। 1558 में श्रीलंका हार गए डच से। एंड इन 1612 बैटल ऑफ स्वाली टुक प्लेस। बैटल ऑफ स्वाली क्या थी? अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स भी एंटर हो रहे थे इंडिया में, डच भी एंटर हो रहे थे, तो इनकी लड़ाइयाँ सिर्फ लोकल रूलर्स तक नहीं रही, इनकी लड़ाइयाँ ब्रिटिशर से भी होनी शुरू हुई, डच लोगों से भी होनी शुरू हुई। तो उसमें क्या होता है, जितना भी वॉर आप लड़ोगे, बैटल्स लड़ोगे, आपके रिसोर्सेज खर्च होंगे, है ना। वही हुआ बैटल ऑफ स्वाली में। सूरत में ये बैटल हुआ, ठीक है, सूरत वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्डिंग फैक्ट्री एट सूरत, परमिशन बाय जहांगीर। जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी। इन 1628 दे लॉस्ट हरमुज। ये ईरान का मेन सेंटर है टूवर्ड्स ब्रिटिश। ब्रिटिशर ने ये भी इनके कब्जा लिया। इन 1632 बैटल ऑफ हुगली टुक प्लेस वर्सेस शाहजहां, ठीक है। इनकी पोर्चुगीज पावर की शाहजहां से भी लड़ाई हुई। फॉट अगेंस्ट देम फॉर फोर्सफुल कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज ने जो क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में बुलाया वो फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहा था, और शाहजहां चाहता था कि लोग मुस्लिम ज़्यादा बने। इस चक्कर में इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। हज के जो लोग हज पे जाते थे उनको पोर्चुगीज तंग करने लग गए, ठीक है, उनको जाने नहीं देते थे। इन 1662 ही गेव बॉम्बे एज अ डाउरी टू इंग्लिश, ठीक है। 1662 में किंग्स चार्ल्स ने पोर्चुगीज से शादी की और उसके दहेज में बॉम्बे पूरा पोर्चुगीज ने क्या कर दिया? इंग्लिश को दान दे दिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेशवाज, उस टाइम मराठास भी अपनी थोड़ी बहुत पावर में बचे हुए थे, तो मराठास ने भी क्या किया कि पोर्चुगीज एडवांस हो रहे हैं तो अपने एरिया में पोर्चुगीज को घुसने दे दिया। उस चक्कर में सालसेट एंड बसईन में इन 1739 पोर्चुगीज को लड़ना पड़ा अगेंस्ट पेशवा बाजीराव फॉर नॉट अलाउइंग देम टू ट्रेड पोस्ट एट सालसेट एज पर मराठा, ठीक है। इस चक्कर में कि भैया ये इनको अलाउ नहीं कर रहा है सालसेट में आके फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने में। इस वॉर का नाम फसल वॉर भी बोला जाता है। फाइनली दे लॉस्ट ऑल द सेटलमेंट एक्सेप्ट गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। 1740 के आसपास इनकी सारी की सारी पावर खत्म हो चुकी थी, एक्सेप्ट गोवा में बस ये थे, दमन एंड दीव में बचे हुए थे, और दादर नागर हवेली में बचे हुए थे। इन तीनों एरिया के अलावा जितने भी इनके सेंटर्स थे वो या तो ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिए, या तो वो लोकल रूलर्स ने वापस ले लिए, जैसे मराठास वगैरह ने ले लिए, या फिर वो दूसरी यूरोपियन पावर्स ने अपने पास रख लिए। एंड 1961 में पूरे तरीके से गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिससे पोर्चुगीज को फुल एंड फाइनली पूरा का पूरा इंडिया से बाहर खदेड़ दिया गया, ठीक है। इसको गोवा लिबरेशन डे भी बोलते हैं। तो यहाँ से अब ये स्लाइड आपको शायद थोड़ी बहुत रिपीटेड दिखेगी, ये क्यों मैंने ऐड की हुई है, ताकि आपको पता चले कि हम फॉलो अप कहाँ हैं हम स्लाइड में अभी, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में वी हैव कंप्लीटेड आर पोर्चुगीज। अब नेक्स्ट कौन सी पावर आई? नेक्स्ट पावर आई हमारी डच। डच के बारे में देखते हैं। डच सेटलमेंट इन इंडिया। डच आए इन द ईयर 1602 और सिर्फ 1759 तक ही डच पावर इंडिया में रही। 1602 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1605 में पहली फैक्ट्री बनाई गई मछलीपट्टनम में। अभी मछलीपट्टनम कौन सी जगह है भैया? मछलीपट्टनम है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मछलीपट्टनम है हमारी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जगह है मछलीपट्टनम। यहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। दे वर मोर एक्टिव ऑन द ईस्ट कोस्ट। जैसे कि हमने पोर्चुगीज में देखा था, उन्होंने वेस्टर्न साइड थोड़ा सा ज्यादा हैवी ऑक्यूपाई किया हुआ था, बट डच
जो थे वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड हैं फॉर कॉटन ट्रेड एंड डोमिनेंट ओवर पोर्चुगीज। क्यों? क्योंकि उस टाइम यहाँ पे पोर्चुगीज भी साइमल्टेनियसली कंटेम्पररी चल रहे हैं, है ना। तो पोर्चुगीज के एरिया में ना रह के दूसरी साइड इन्होंने अपना एरिया को फोर्टिफाई किया और यहाँ पे कॉटन ट्रेड भी काफ़ी अच्छा करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है। दे वर ऑल्सो एक्टिव इन केरला। 1759 में इन्होंने एक बैटल लड़ी विच वॉज बैटल ऑफ बेदरा चिंसुरा वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर जाफर नवाब वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, और इसमें डच जो थे वो हार गए थे। ठीक है, चिंसुरा के नवाब ने और मीर जाफर ने लड़ाई लड़ी थी वर्सेस दी इंग्लिश। अब देखते हैं डच की क्रोनोलॉजी। ठीक है, डच में पहली फैक्ट्री आई मसूलीपट्टनम बोल लो या मछलीपट्टनम बोल लो, एक ही बात है। बाय वेडर हेग ने फैक्ट्री सेटअप की। इन द ईयर 1610 फैक्ट्री एट पुलिकट, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने आंध्र प्रदेश में बनाई। एंड यहाँ पे इन्होंने गोल्ड कॉइन्स पैगोडा इशू करने शुरू किए। तो इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है? दे आर द फर्स्ट यूरोपियन टू स्टार्ट देयर ओन गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। थर्ड, 1650 में इन्होंने फर्स्ट सिल्क की फैक्ट्री, सिल्क की ट्रेड शुरू करी। और कासिम बाजार आज की डेट में बहुत फेमस बाजार है वेस्ट बंगाल में, ये भी डच ने ही इंडिया में शुरू किया था। दे वर द फर्स्ट टू प्रमोट टेक्सटाइल इन इंडिया। ये लोग स्पाइसेस में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ये इंटरेस्टेड किस में थे? क्लॉथ में, कॉटन में ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इन द ईयर 1653 फैक्ट्री एट चिंसुरा एंड फोर्टिफाइड इट विद द नेम ऑफ सावस फोर्ट। चिंसुरा एक जगह है वेस्ट बंगाल में जिसकी वजह से बैटल भी हुआ था, वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। In year 1690, they made Nagapattinam as their capital, and in the year 1759, they finally lost all their territories to English. ठीक है, ब्रिटिशर से पूरी की पूरी टेरिटरी ये लोग हार के निकल गए आफ्टर द बैटल ऑफ चिंसुरा। दे लॉस्ट टू इंग्लिश एंड क्लोज्ड ऑल देयर ऑपरेशन इन इंडिया। तो डच का इतना ही है, हमारा पोर्चुगीज और डच दोनों कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कौन सी पावर आई इंडिया में? क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं यहाँ पे जो आपको नेम दिया हुआ है ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से है। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ डेट, ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजी है, इसलिए इंग्लिश पहले आए, फ्रेंच बाद में आए। बट बाद में क्या हुआ, इनका टाइम ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी ही है, इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। नाउ 15 आप ईयर देख लीजिए। ये इनका जो डच का जो ईयर है, डच का ईयर था हमारा 1759। 1602 में ये लोग इंडिया में आए थे। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए वो आए थे 1599 में। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल केम टू इंडिया वाया लैंड रूट, लैंड रूट से इंडिया में आया। एंड इन द ईयर 1599 गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, एक कंपनी बनाई गई। ठीक है, एक कंपनी सेटअप की गई और उस कंपनी का इतना लंबा चौड़ा नाम रखा गया। ठीक है, ये कंपनी किसने बनाई थी? ये कुछ ग्रुप ऑफ रिच मर्चेंट्स थे, कुछ बहुत ही अमीर मर्चेंट्स थे, वहाँ के बिजनेसमैन थे। एंड कुछ हिस्सा रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ ने भी इसमें डाला था। सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है। क्यों? पब्लिक कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट है क्वीन। और प्राइवेट कौन है? प्राइवेट है आपके मर्चेंट्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी जो है वो इंडिया में खोली। क्वीन खुद तो आके इंडिया में रूल नहीं कर सकती थी, खुद तो आके फैक्ट्री नहीं चलाएगी, तो उसने बोला कि भैया 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने बोला, एक रॉयल चार्टर पास किया। व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर? चार्टर का मतलब होता है एक ऑर्डर पास किया। ठीक है, एक ऑर्डर पास किया जिसमें 15 साल की ट्रेड मोनोपोली दी गई इस कंपनी को, कि 15 साल तक आप इंडिया में सिर्फ आप ही काम करोगे, आपके अलावा कोई दूसरी कंपनी इंडिया में एंटर नहीं हो सकती है। ठीक है, एंड 1609 में जेम्स फर्स्ट ने फिर से इस मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया अनलिमिटेड पीरियड के लिए। पहले तो 15 साल बोला गया, पर अब जो था वो पीरियड अनलिमिटेड कर दिया कि भैया जब तक हो तब तक रहो। फाइनली थोड़ा हिस्ट्री में अगर हम आगे बढ़ें, ये वाली जो ट्रेड मोनोपोली है इसको एंड पहली बार कब किया गया? इसको एंड किया गया 1813 में। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ा होगा। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की, इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बार जो मोनोपोली एंड की गई वो 18th सेंचुरी 1813 में जाके की गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनी कैसे? इसका पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो कंपनी है जिसने इंडिया को अपना क्या बनाया? एक गुलाम बनाया। ठीक है, इंडिया को कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज करने का मतलब कि भैया अब जो इंडिया है वो ब्रिटिशर के अंडर आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे? ऑन 24th of August 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया इन हेक्टर शिप। ये सी रूट के थ्रू इंडिया आए। ठीक है, एंड इन 16th of April 1609 ही विजिटेड जहांगीर कोर्ट एट आगरा। आगरा में जहांगीर के कोर्ट में इन्होंने डिस्कशन किया।
जहांगीर टाइटल्ड हिम इंग्लिश खान। जहांगीर ने इनको एक टाइटल भी दिया विलियम हॉकिंस को। वो क्या टाइटल है? इंग्लिश खान। और इन्होंने जहांगीर से क्या किया कि भैया जहांगीर जी हमें क्या दे दो? ट्रेड करने के राइट दे दो। शुरुआत में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही करने आए थे, माइंड यू इनका सेटलमेंट बनाने का कोई थॉट अभी तक तो नहीं था। वो कब बनेगा थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। रीड द लेटर्स इन द नेम ऑफ अकबर बाय जेम्स फर्स्ट। अकबर डाइड इन 1605। ठीक है, जेम्स फर्स्ट ने अकबर के नाम पे कुछ लेटर्स भी पढ़े। जहांगीर ने फाइनली इनको फरमान दिया। ये फरमान क्या होता है? फरमान होता है एक तरीके का पास या परमिशन। फरमान मीन्स परमिशन। जहांगीर ने इन्हें परमिशन ग्रांट की कि भैया आप सूरत के एरिया में जाओ और आप अपनी फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, हम आपको इतना अधिकार देते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना, ट्रेड के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत टू कैप्टन मिडल्टन इन 1611। इन 1613 ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में लगाई। एंड इन द ईयर 1615 सर थॉमस रो केम टू द मुगल कोर्ट टू सीक द फरमान दैट इज फ्री ट्रेड एंड एग्जम्पशन फ्रॉम इनलैंड टोल। इनको पहले क्या देना पड़ता था? टोल देना पड़ता था। ट्रेड करने के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। किसको? मुगल राजाओं को। तो रिक्वेस्ट की गई बाय सर थॉमस रो कि भैया हमारे ऊपर से ये टैक्स प्लीज थोड़ा सा हटा दो, इसको कम कर दो। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ट्रेड के राइट्स शुरू किए। बढ़ते ही बढ़ते 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगी विद द परमिशन ऑफ जहांगीर। जहांगीर की परमिशन के बाद सूरत में 1613 में फैक्ट्री लगाई गई। 1611 में मछलीपट्टनम में गोलकोंडा, उस टाइम गोलकोंडा डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी चल रही थी, वहां पे फैक्ट्री लगाई गई। 1616 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई गई इन आंध्र प्रदेश। 1632 में इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए कर्नाटका में। उस टाइम पे जो ब्राह्मण डायनेस्टी थी उन्होंने इनको ट्रेडिंग राइट्स पकड़ा दिए। 1644 में पहला फोर्ट बनाया गया, पहला किला। फोर्ट का मतलब क्या होता है? जो पूरी बाउंड्री से, बाउंड्री वॉल से ढका हुआ होता है, वहां पे आपको सोल्जर्स भी खड़े मिलेंगे। पहला फोर्ट मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से बनाया गया। इन द ईयर 1651 द नवाब ऑफ बंगाल सुजाउद्दीन दौला ग्रांट राइट टू ट्रेड प्लस पे ड्यूटी। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल ने भी इनको क्या दे दी? परमिशन दे दी ट्रेड करने की। आओ कि बंगाल में भी आप ट्रेड करो और थोड़ी बहुत मेरे को टैक्स दे देना। इन द ईयर 1662 दे रिसीव्ड बॉम्बे एज अ डाउरी फ्रॉम पोर्चुगीज। मैंने आपको बताया था ना, जेम्स फर्स्ट ने शादी की पोर्चुगीज से और उन्होंने बदले में इनको गिफ्ट में पूरा बॉम्बे दे दिया। तो धीरे धीरे करते करते सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के राइट्स, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या की? सिर्फ ट्रेड करने की परमिशन ली इन सारे एरियाज में। बॉम्बे में भी ट्रेड शुरू कर दिया, सूरत में भी कर दिया, आंध्र प्रदेश में भी कर दिया, इधर कर्नाटका में भी कर दिया और बंगाल में भी शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हो, देखते देखते ट्रेड के कितने सारे सेंटर्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। इन 1651 to 1700 they developed the Bengal and declared its first presidency in EIC। वेस्ट बंगाल को इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया और इसको ही इन्होंने अपनी क्या बताया कि यही हमारी परमानेंट सीट होगी, हम यहीं से बैठ के सारा काम संभालेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से अपना हेडक्वार्टर बंगाल को बना दिया था। इन 1698 एज पर मॉरिस मिशन किंग विलियम थर्ड फाउंडेड अनदर कंपनी। 1698 में एक और कंपनी बनाएगी बाय किंग विलियम थर्ड। ये कंपनी क्या थी? ये कंपनी में गवर्नर ऑफ, पहली वाली कंपनी आपकी, प्लस इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, और 1708 में दोनों कंपनी को यूनाइट करके यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज बना दी गई। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेड करते करते इन्होंने एक तरीके से पूरा एरिया कैप्चर करना शुरू कर दिया। यहीं पे सबसे बड़ी गलती की उस टाइम के रूलर्स ने। क्यों? कि ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा चालाक थे। ठीक है, ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा चालाक थे। इतने सारे एरियाज में ट्रेड रिलेशन बना बना के इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि भैया यहाँ के लोकल रूलर्स तो बहुत ही वीक हैं। यहाँ के लोकल रूलर्स को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इनको हम पैसा देते रहेंगे और बदले में इनका एरिया धीरे धीरे करके हम हड़पना शुरू कर देंगे। और यही हुआ आगे चल के। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी इंडिया में, एस्टेब्लिशमेंट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब 1691 तक आते आते औरंगजेब से भी परमिशन ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दी गई कि आपको मुगल एम्पायर को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी ट्रेड करो, अपना सामान लो और यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दो। देन इन द ईयर 1717 सर जॉन सरमन मिशन वॉज सेंट द रॉयल फरमान बाय फारूक शियार फॉर 5000 पेगोडा पर ईयर। इस फरमान से माना जाता है कि ब्रिटिशर ने इंडिया में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, अगर ये परमिशन इंडिया में ब्रिटिशर्स को ना मिलती तो ब्रिटिशर कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाते। ठीक है, तो फारूक शियार उस टाइम के रूलर थे। ठीक है, लेटर मुगल रूलर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी कि भैया आओ बंगाल में आ जाओ और ट्रेड करो खुलेआम, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, बट मुझे साल के 5000 पैगोडा दे देना, 5000 गोल्ड कॉइन दे देना साल के,
मेरी पेंशन बांध दो, बाकी तुम जो मर्जी करो। इन्होंने इनको ट्रेड कंसेशन दे दिए, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के कॉइन मिंट करने शुरू कर दिए, और इस फरमान को, इस परमिशन को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इस फरमान के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इतना ज्यादा एक्टिव हो गया। नाउ देयर वर 3 हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब 3 हेडक्वार्टर बन चुके थे, कौन कौन से? पहला तो बंगाल में, कलकत्ता में। 1690 अंडर जॉन जॉब चार्नोक ही परचेज 3 विलेजेस ऑफ बंगाल फ्रॉम मुगल एम्परर, ठीक है, गोविंदपुर, सतनौती एंड कलिकट। और यहाँ पे इन्होंने बनाया फोर्ट विलियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, किसने बनाया, ठीक है। फोर्ट विलियम यहाँ पे 1696 में खड़ा कर दिया गया, एक किला यहाँ खड़ा हो गया। दूसरा सेंटर बना इनका बॉम्बे। 1668 में जेराल्ड एनुक्टर ने चार्ल्स सेकंड से इसको लीज पे लिया। एनुअल 10 पाउंड की लीज थी, और किंग ऑफ इंग्लैंड हु गॉट दिस डाउरी, क्योंकि किंग यहाँ पे बैठ के तो डाउरी में जो इसको एरिया मिला था, किंग खुद बैठ के तो कुछ करता नहीं। किंग चला गया इंग्लैंड, और उसने रेंट पे बॉम्बे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरा सेंटर इनका बना मद्रास। 1639 में सर फ्रांसिस डे प्रोक्योर्ड मद्रास फ्रॉम वेंकटाधारी नायडू, और 1644 में यहाँ पे एक और किला बना दिया गया, विच वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ट्रेड से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं किसके ऊपर? सेटलमेंट के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने भाप लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने देख लिया था कि लोकल रूलर्स के बस की नहीं है, ये पैसों के को बस पैसों की ग्रीड है, तो इनको हम पेंशन पे रख देंगे। और इन्होंने वहां पे किले बनाने शुरू कर दिए, आर्मी मेंटेन करनी शुरू कर दी, ठीक है। मेन मेन सेंटर्स को इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो यहाँ तक अभी हम ब्रिटिशर्स को होल्ड पे रखते हैं, क्यों? क्योंकि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में ब्रिटिशर्स के ऊपर इतना ही आएगा। आगे चल के जब हम वॉर्स देखेंगे तो इस स्टोरी को वहां पे फिर से रिलेट करेंगे कि ट्रेड से सेटलमेंट का रास्ता कैसे होकर गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यूरोपियन पावर विच केम टू इंडिया वाज द डेन्स। डेन्स कहाँ के लोग हैं? डेनमार्क के लोगों को डेन्स कहा जाता है। 1616 में इंडिया में आए, और ट्रैंक्विबार तमिलनाडु में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी 1620 में। हेडक्वार्टर कहाँ था इनका? हेडक्वार्टर था इनका सिरमपुर, वेस्ट बंगाल में। और 1745 में ये अपनी सारी की सारी सेटलमेंट, जो सिरमपुर में फैक्ट्री लगाई, जो तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाई, इन दोनों फैक्ट्री को ये ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर निकल गए बिना किसी लड़ाई के। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जो इंडिया में आई आफ्टर ब्रिटिशर्स, दैट इज द फ्रेंच। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है बाय किंग लुई 14th एंड द फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट। ये कंपनी 1668 में इंडिया आती है और अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा देती है। दूसरी फैक्ट्री 1669 में मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाई जाती है। और थर्ड 1674 में पौंडीचेरी में भी क्या बनाया जाता है? एक फोर्ट बनाया जाता है, और पौंडीचेरी को ये लोग अपनी हेडक्वार्टर, अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं। फ्रेंच ने कौन कौन सी फैक्ट्रीज इंडिया में लगाई? चंदन नगर कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, यनम एंड मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी तमिलनाडु, कराईकल इन तमिलनाडु एंड माहे इन केरला। और सूरत में तो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री लगी ही थी। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स भी इन्हीं कुछ कॉमन एरियाज में स्प्रेड आउट हो रखे हैं, फ्रेंच भी इन्हीं एरियाज में आ गए। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों मेजर पावर्स हैं, सिर्फ इंडिया इनकी कॉलोनी नहीं थी, फ्रेंच की और भी वर्ल्ड में बहुत सारी कॉलोनी थी, बहुत सारे देशों को फ्रेंच लोगों ने भी गुलाम बनाया हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने तो बहुत सारे देशों को गुलाम बना ही रखा था। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इंटरनेशनल तो था ही था, ये इंडिया के बाहर भी लड़ते थे, और अब इंडिया में भी आ गए, तो ये अब इंडिया के अंदर भी लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में इतनी बड़ी पावर जो आई, वो चुपचाप शांत तो नहीं बैठेगी। इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स को क्या बोला जाता है? इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स को, द कार्नेटिक वॉर्स आर नोन एज द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, ठीक है। इनको एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा जाता है। ये किस किस के बीच में हुई? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अब इसमें बहुत सारे लोकल रूलर्स ने भी एक दूसरे का साथ दिया अपने अपने गेंस के लिए। देखते हैं कितने वॉर हुए हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं। पहला जिसमें से है द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, या फिर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी इसको कह सकते हो। 1742 में लॉर्ड ड्यूप्ले बिकेम्स द गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, मतलब ये फ्रेंच गवर्नर हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रेंच गवर्नर रहे हैं, ठीक है। एंड ही बिगेन अ न्यू चैप्टर ऑफ एक्सपेंशन। देखो
हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, इन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन में तो फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन में फैक्ट्री बनाने का मतलब फ्रेंच ने वेस्ट बंगाल में कैपिटल बनाई, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आंध्र प्रदेश में बनाई, केरला में बनाई और सूरत में बनाई। ब्रिटिशर्स ने भी पूरा वेस्ट बंगाल में अपने फोर्टिफाई कर लिया था, ठीक है, बॉम्बे को फोर्टिफाई कर लिया था, और इधर से इनकी आंध्र प्रदेश में भी थी, मद्रास को भी इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया था। अब ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होके बैठने वालों में से तो नहीं है। सो द फ्रेंच बिगैन टू एक्सपैंड, इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, और एक्सपेंशन करते करते ये कहाँ आ गए, ब्रिटिश टेरिटरीज पे भी पहुंचना शुरू हुए। और ऑन द सेम हैंड ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, और जब भी दो पावर्स, इधर से ब्रिटिशर और इधर से फ्रेंच, जब एक्सपैंड करी तो उनकी लड़ाई, इन्हीं को ही कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। तो मेजॉरिटी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप हिस्ट्री में पढ़ोगे वो एरिया एक्सपेंशन के लिए ही माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि डुप्ले ने यहाँ पे दिया कि भैया एक्सपेंशन शुरू करूंगा। डुप्ले वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। बेसिकली सब्सिडरी अलायंस क्या होता है कि हम जो लोकल रूलर्स हैं, उन लोकल रूलर्स को बोल देते हैं कि भैया आप किसी के भी साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट हमारी परमिशन के बिना। आपको हमारी आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और उस आर्मी का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बंदा कौन था, फर्स्ट यूरोपियन कौन था, फर्स्ट यूरोपियन था अपना डुप्ले, ठीक है। इसी के चलते फर्स्ट कार्नेटिक, सेकंड कार्नेटिक एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर बने हैं, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच वॉर बिगेन फॉर एक्सपेंशन, ये तीन वॉर 1746 से लेकर 1763 तक चले हैं। कार्नेटिक एरिया कौन सा माना जाता है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु प्लस ईस्टर्न कर्नाटका को कार्नेटिक रीजन कहा जाता है, और इसकी कैपिटल जो है देन आरकोट मानी जाती थी। तो पहला किसके बीच में हुआ, इट वॉज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, इसका रीजन क्या थे, व्हाट वर द रीजंस। रीजन था इसका यूरोप में पावर स्ट्रगल। यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब ऑस्ट्रिया में पावर स्ट्रगल चल रही थी। फीमेल वॉज बिकमिंग द क्वीन, वहां पे फीमेल क्वीन बनने की फिराक में थी, जिसमें ब्रिटिशर उसका सपोर्ट कर रहे थे और फ्रेंच उसको मना कर रहे थे। फ्रेंच वर अगेंस्ट द क्वीन एंड ब्रिटिशर्स वर विद द क्वीन। इस चक्कर में इन दोनों की ऑस्ट्रिया में तो लड़ाई चल ही रही थी, ऑस्ट्रिया में तो लड़ाई चल ही रही थी, मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल तो लड़ ही रहे थे। इस चक्कर में इंडिया में भी शुरू हो गए लड़ना। 1746 में मद्रास वॉज कैप्चर्ड बाय डुप्ले। मैंने आपको बताया ना, मद्रास एक फोर्ट था ब्रिटिशर का, एक हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। डुप्ले ने इसको कैप्चर मार लिया। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ EIC, रूल्ड बाय नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन उस टाइम वहां पे रूल करता था ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिशर। 1748 में बिसीज ऑफ पौंडीचेरी हुआ, पौंडीचेरी को तोड़ा गया। पौंडीचेरी को, बिसीज का मतलब पौंडीचेरी के ऊपर कैप्चर हुआ, पौंडीचेरी के ऊपर हमला हुआ। किसने हमला किया, बाय ब्रिटिशर। बट ड्यूप्ले ने बहुत ही तगड़ा डिफेंस किया और पौंडीचेरी को होल्ड करके रखा। ब्रिटिशर यहाँ से रिट्रीट होना स्टार्ट हुए एज दे वर लूजिंग एंड गेटिंग वीक। तब ब्रिटिशर ने बोला कि भैया और नहीं लड़ सकते, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो अभी युद्ध विराम लगा दो, अभी साइन कर दो ट्रीटी, ठीक है। सो ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ आई ला चपेल। अभी ट्रीटी याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। 1748 में ट्रीटी साइन होती है, जिसमें मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है, और क्यूबेक जो आज की डेट में कनाडा का एक प्रोविंस है, वो फ्रेंच को वापस ब्रिटिशर दे देते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड कर्नेटिक वॉर। सेकंड कर्नेटिक वॉर क्यों हुआ, इट वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन इन साउथ इंडिया। इसके रीजन साउथ इंडिया में ही थे, कि प्रॉक्सी वॉर हुआ। इसमें प्रॉक्सी वॉर का क्या मतलब होता है, जब लड़ तो आप दोनों रहे हो बट आप दोनों के लिए कोई और लड़ रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर और फ्रेंच लड़ रहे थे, बट ब्रिटिशर के नाम पे कोई और बंदा लड़ रहा है और फ्रेंच के नाम पे भी कोई और बंदा लड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ था, ब्रिटिशर के नाम पे कौन लड़ रहा था, नजर जंग एंड मुजफ्फरजंग, ठीक है। नजर जंग और मुजफ्फर जंग यहाँ पे लड़ रहे थे, और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, इनके राइवल्स को सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन एंड चंदा साहेब, ठीक है। नजर जंग की लड़ाई अनवरुद्दीन के साथ लगी हुई थी, मुजफ्फर जंग की लड़ाई चंदा साहेब के साथ लगी हुई, ठीक है। सो लोकल रूलर्स को अब यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट हो गया था। नजर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग, ठीक है, अनवरुद्दीन से चंदा साहेब, ठीक है। 1750 में मुजफ्फर जंग ने किंग डिक्लेयर्ड किंग बाय फ्रेंच, ठीक है। नजर जंग को इन्होंने किंग डिक्लेयर कर दिया। मुजफ्फर जंग वाज असैसिनेटेड बाय द ब्रिटिश। डुप्ले कॉल्ड बैक एंड रिप्लेस्ड बाय गोदेहू। 1749 में फ्रेंच ने अटैक किया आरकोट के ऊपर एंड अनवरुद्दीन गॉट किल्ड बाय चंदा साहेब। रॉबर्ट क्लाइव, मोस्ट पावरफुल ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया, बॉट बैक फ्रॉम बंगाल टू फाइट बैक। यहाँ पे भी ब्रिटिशर हार रहा था, तो उसने अपना सबसे बड़ा प्लेयर
रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में बुला लिया, और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया उसने सारी की सारी पावर पलट के रख दी ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। बैटल ऑफ आर्कोट में रॉबर्ट क्लाइव किल्ड चंदा साहेब, जिस चंदा साहेब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, उसको इसने मार दिया, और इसका एंड हुआ बाय ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। देन आता है थर्ड कार्नेटिक वॉर। इसके कॉजेस थे यूरोपियन कॉजेस, ठीक है। 7 ईयर वॉर चल रहा था, रीजन अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, प्लस यूरोप में कुछ इश्यूज चल रहे थे। इस टाइम पे क्या हुआ था, अमेरिका भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था अगेंस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर, और अमेरिकन को फ्रेंच का सपोर्ट मिल रहा था। तो इन द ईयर 1757 चंदन नगर वॉज सीज्ड बाय क्लाइव। चंदन नगर फ्रेंच एरिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इसके ऊपर कब्जा मार लिया। इन 1758 Kunde Lally, French governor, attacked Fort Saint David, and in 1760 बैटल ऑफ वैंडी वॉश टुक प्लेस। ये बैटल आपके बहुत सारे यूपीएससी पीवाईक्यूज में पूछी जा चुकी है, और ये जो बैटल ऑफ वैंडी वॉश है इसमें फ्रेंच की डिफीट हुई, और इस डिफीट के साथ कहीं ना कहीं फ्रेंच जो थे वो इंडिया में बहुत वीक पड़ गए। 1763 में 7 ईयर वॉर भी एंड हो गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया। फ्रेंच गॉट वीक एंड कन्फाइंड टू अ फ्यू एरियाज। फ्रेंच बहुत वीक हो गए इस लड़ाई के बाद, और उनको सिर्फ कुछ ही एरियाज में जगह मिली। कोई फोर्टिफिकेशन अलाउ नहीं की गई, और कोई आर्मी मेंटेन करने को फ्रेंच लोगों को नहीं कहा गया। इससे क्या हुआ, जो सबसे बड़ी पावर थी उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर की जीत हो गई। सो ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच पहला वॉर हुआ। पहला वॉर क्यों हुआ, ऑस्ट्रिया की वजह से, ठीक है। ऑस्ट्रिया की वजह से ये लोग इंडिया में भी लड़ने स्टार्ट हो गए। सेकंड वॉर क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड वॉर में हुई प्रॉक्सी वॉर साउथ इंडिया में, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया नवाब्स को, और फ्रेंच ने सपोर्ट किया इसको, चंदा साहेब। थर्ड हुई 7 ईयर वॉर की वजह से, ठीक है। एंड अमेरिकन इशू भी चल रहा था। यहाँ पे बैटल ऑफ वंडी वॉश हुआ, जो फ्रेंच हार गए, एंड फ्रेंच वर लॉस्ट, ठीक है। पूरी तरीके से ये बाहर हो गए गेम से। तो ये है इसका कंसाइज, ठीक है, इसका कंक्लूजन। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, आप इसको अपने नोट्स में भी बना सकते हो। ड्यूरेशन आप देख सकते हो। लीडर कौन कौन था, फर्स्ट में ब्रिटिश लीडर था बार्नेट, सेकंड में रॉबर्ट क्लाइव, थर्ड में भी रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंच लीडर फर्स्ट में था डुप्ले, सेकंड में बूजी, एंड थर्ड में काउंट डी लैली। और ट्रीटी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐप। आप ऐप बना दो, ए से आइला चपेल, पी से, अब पी से आप भूल सकते हो, तो पहले भैया इंडिया में घूमेंगे, फिर पेरिस जाएंगे, ठीक है। पहले इंडिया में घूमेंगे, पहले हम पौंडीचेरी घूमेंगे, फिर उसके बाद अब्रॉड पेरिस जाएंगे। तो ये आप ऐप बना दो, आपको ये ट्रीटीज याद रहेंगी। नाउ द रीजंस ऑफ फ्रेंच डिफीट, ये तो आपको पता लग गया होगा। फ्रेंच जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ स्टेट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट चला रही थी। किंग लुई 14th ने इसको सेटअप किया था। ऑल द डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, किंग ही अपॉइंट करता था, और जितने भी डिसीजन थे वो ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जिक थे। गवर्नमेंट ओन्ड थी, तो गवर्नमेंट थोड़ा स्लो ही चलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द अदर हैंड क्या थी, प्राइवेट थी। फ्रेंच वर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ फ्रंट्स, पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच लड़ रहे थे। इंडिया में लड़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में लड़ रहे थे, ठीक है, यूरोप में बिल्कुल लड़ रहे थे। इसलिए क्या हो रहा था, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था, अपनी पावर को इनको बहुत सारे डायरेक्शन में डाइवर्ट करना पड़ा। इनकी नेवी वीक हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सिर्फ रानी की इसमें शेयर होल्डिंग होती थी, बाकी उसके अलावा कोई डिसीजन मेकिंग में क्वीन इन्फ्लुएंस नहीं करती थी। डिसीजन मेकिंग कौन करते थे, ये गवर्नर ही करते होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे। फ्रेंच फेल टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। फ्रेंच को कभी ये नहीं समझ में आया कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, आप पैसा दो उन रूलर्स को खरीद लो। बट ये गेम ब्रिटिशर समझ चुके थे। ब्रिटिशर वॉन द बैटल ऑफ प्लासी विच मेड देम रिच एंड पावरफुल। ये अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे इसका। बेस एट 3 लोकेशन, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। पूरे 3 मेजर लोकेशंस पे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को फोर्टिफाई करा हुआ था। एंड इन द ईयर 1954 चंद्रनगर मर्ज विद वेस्ट बंगाल एंड यनम प्लस पौंडीचेरी कराईकल को पौंडीचेरी बना दिया, ठीक है। ये तो आज़ादी के बाद हुआ था। इससे चलते चलते आपकी पूरी यूरोपियन पावर का हम यहीं पे एंड करते हैं। ये आप बना सकते हो, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑफ यूरोपियन पावर्स विच केम टू इंडिया। पहले पोर्चुगीज आए, दे वर लास्ट टू लीव, ठीक है, लास्ट इन इंडिया पोर्चुगीज। डच आए, देन इंग्लिश आए, देन डेनिश एंड देन फ्रेंच। फ्रेंच लोग इंडिया में सबसे लास्ट में आए, और इंडिया से सबसे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ है ये भी इसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने हमारा पार्ट 1 दिस इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट विच इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो स्टोरी समझ के पढ़ो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो फिर से रिपीट करो, ठीक है, रिलेट करने की कोशिश करो।
and keep on revising, and I'll see you in the next topic very soon. Thank you.